अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बायो इज़ लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए या लाइफ की जो है वो इंटीग्रिटी को सस्टेन करने के लिए। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर हो रहे होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लिए कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। बायो एलिमेंट्स क्या हैं? केमिकल एलिमेंट्स विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। वो सारे केमिकल एलिमेंट्स जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स का। Only 16 elements out of 92 elements are commonly used to form compounds from which living organisms are made. 16 सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 92 एलिमेंट्स में से कॉमनली यूज़ होते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जिन कंपाउंड से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। तो ये 16 एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन 16 एलिमेंट्स की जो है वजह से ही वो कंपाउंड्स बनते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, या बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन कंपाउंड्स की बेसिकली जो है वो फार्मेशन होती है विद द कम्बिनेशन ऑफ 16 ओनली 16 बायो एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स। तो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। In human body, only 6 bioelements account for 99% of the total mass. और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सिर्फ जो है वो 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 99% तक का मैस बनाते हैं, यानी टोटल 16 में से सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% तक बॉडी का टोटल मैस बनाते हैं। बाकी जो 10 जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं वो रिमेनिंग 1% जो हिस्सा है वो बनाते हैं टोटल मैस ऑफ ह्यूमन बॉडी का। सेम 16 chemical elements occur in all organisms, and the fact that their properties differ from those in the non-living world shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as basis for life. सेम 16 एलिमेंट्स जो हैं, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 16 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। फ़र्क ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 99% तक सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स हैं वो टोटल 1% जो है वो मैस ऑफ बॉडी कवर करते हैं। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो है टोटल 16 एलिमेंट्स ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और फ़र्क ये भी है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म वेरी करती हैं। यानी अगर हमारे पास बायो एलिमेंट्स 16 बायो एलिमेंट्स हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद हैं तो उनका बिहेवियर और होगा या उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू जब वो नॉन लिविंग वर्ल्ड के अंदर मौजूद होंगे। तो ये जो हमारे पास करैक्टर है, ये जो पिकुलैरिटी है, ये बताती है कि जो बायो एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ही जो लाइफ है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस जो है वो मेंटेन किए जाते हैं और लाइफ की बेसिस को जो है वो सस्टेन किया जाता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है बिफोर वी गो टू मेन हेडिंग। तो ये टर्म्स बेसिकली हमें कंसेप्ट देंगी और इस कंसेप्ट से हमें फिर अगले लेवल्स को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सबसे पहली टर्म है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का वर्ड जो है ये आपके लिए नया नहीं है, लेकिन जिस टर्म में हम जिस सेंस में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस सेंस में थोड़ा सा ये नया वर्ड है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल।
बेशक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, यानी बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक दोनों कैटेगरीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो बनने के लेवल है वो सिंपल नहीं है। इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी, और ये बहुत कम्प्लेक्स लेवल के जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिस तरह से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं, तो इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आती है, और ये कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत हाई डिग्री की है। इसका हाई होने की वजह क्या है, यानी कम्प्लेक्स होना ऑर्गेनिज्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कम्प्लेक्स होना ज़रूरी इसलिए है बाय विच दे आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस, some are very complicated like thinking, which distinguish them from non living things. अच्छा, ये कम्प्लेक्सिटी होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस कम्प्लेक्सिटी, हाई डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। बहुत कम्प्लेक्स किस्म के जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास थिंकिंग का प्रोसेस है, थिंकिंग बहुत कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये वो वाहिद चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को अलग करते हैं। लेकिन ये एक मेन जो है वो करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करती है या मुमताज़ करती है या अलग करती है। तो थिंकिंग एक कम्प्लेक्स या कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की कम्प्लेक्सिटी उनके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उनको अलाउ करती है कि वो कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें या कैरी आउट कर सकें। उसके बाद है रेगुलरिटी मैकेनिज़्म। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्प्लेक्सिटी होती है, दूसरा रेगुलरिटी मैकेनिज्म पाया जाता है। Living organisms have regularity mechanism which interact with environment to sustain its structural and functional integrity. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रेगुलरिटी मैकेनिज्म होता है। रेगुलरिटी मैकेनिज्म का मतलब होता है कंट्रोल सिस्टम, यानी चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद होता है। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसकी वजह से बॉडी अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ करती है, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म पाया जाता है। ये रेगुलेटरी मैकेनिज़्म या कंट्रोल सिस्टम उनके इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इंटरेक्ट करता है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो इंटीग्रिटी है या जो बका है या बचाव किया जा सके लिविंग बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स का और उनके फंक्शंस को मेंटेन किया जा सके। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजाइम काम करते हैं, उन इंजाइम्स की कुछ लिमिट्स होती हैं, टेम्परेचर की लिमिट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एलेबरेटली, वो बेसिकली हमारे पास जो है एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर ह्यूमन बॉडी का अगर 37 से आगे चला जाए, 37 से हाई हो जाए या 37 से लो हो जाए, तो उसके नतीजे में जो इंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इंजाइम्स हैं बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन का अगर हाई टेम्परेचर के ऊपर देखें तो प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह इंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी हाई टेम्परेचर के ऊपर डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चला जाए तो उसके नतीजे में भी स्ट्रक्चर फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है या फ्रीज हो जाता है। तो दोनों कंडीशन जो हैं वो फैटल हैं, या दोनों कंडीशन जो हैं वो स्ट्रक्चर्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं या क्रिटिकल हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक रेगुलरिटी मैकेनिज़्म मौजूद हो जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे। अगर हमारे पास बॉडी के बाहर टेम्परेचर हाई है और बॉडी के अंदर भी हाई है तो हमारा कोई भी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रोसीड नहीं करेगा। सिमिलरली बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर लो है और बाहर भी टेम्परेचर लो है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है काम नहीं कर सकेगी। तो इसलिए रेगुलरिटी मैकेनिज़्म भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म की जो टर्म है इसके बारे में आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं।
ये आपके लिए फेमिलियर जो है वो टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ उसका जो साइटोप्लाज्म, इन दोनों के कम्बिनेशन को या कलेक्टिवली हम इसको प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। लिविंग थिंग्स हैज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंसेस प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो आज खुद एक कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कमांडिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कमांड करता है मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर ये भी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज़ मौजूद हैं, जैसे गोल्जी ऑपरेटस है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बेसिकली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज़ हैं। तो इसलिए साइटोप्लाज्म भी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों की वजह से, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कम्प्लेक्स होने की वजह से, प्रोटोप्लाज्म जो है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंस कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है, ये कुछ टर्म्स थी जिनको समझ के हम मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ईजीली जो है वो समझ सकेंगे या अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो लेवल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। All living things and non-living things are made up of units called atomic and subatomic particles. For example, proton, electron and neutron. डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिक लेवल है, जो कि प्राइमरी लेवल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का, वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सारी की सारी बनी होती हैं एटम से, और एटम के पार्टिकल से या एटॉमिक पार्टिकल से, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। तो सब एटॉमिकल पार्टिकल्स में आप फेमिलियर हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इनके मिलने की वजह से एटम बनता है, और एटम से जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स मिलकर बनी होती हैं। तो ये हमारे पास पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स कैन नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रह सकते। इसकी वजह ये है कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एटम है, बेसिकली वो प्रेफर करता है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। एटम जो है, एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करे या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, और उसके साथ जो है वो एक बॉन्डिंग बना के एग्जिस्ट करे। क्योंकि बगैर जो है वो बॉन्डिंग के, बगैर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए कोई भी एटम जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। atoms of different elements combine through ionic and covalent bond to form a compound. This stable form is called as molecules. जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए हों चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हों, वो मिलकर एक कंपाउंड बना देते हैं। ये जो कंपाउंड होता है ये स्टेबल फार्म होती है, यानी ऐसी फार्म जो कि इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करे या इन्वायरमेंट के अंदर अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। आयनिक बॉन्ड कहते हैं जब एक एलिमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उन एटम्स को जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो कम्बिनेशन बनता है बेसिकली वो इस तरह से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है, बेसिकली वो दोनों के जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक एलिमेंट दूसरे को दे देता है, ना ही जो है वो दूसरा जो है उससे एक्सेप्ट कर लेता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली दोनों के शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ये कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इन दोनों जो बॉन्डिंग्स हैं या बॉन्ड्स हैं, इनके ज़रिए कंपाउंड्स बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है अरेंजमेंट। Different types of bonding arrangement permit the biological molecules to be constructed in great variety and complexity. अब ऑर्गेनिज्म की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर बॉन्डिंग की अरेंजमेंट क्या है या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स की या इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ जो है वो मालिक्यूल्स शो करते हैं। तो उनके
कम्प्लेक्स होने की वजह से जो ऑर्गेनिज़म होता है जिनके अंदर जो है वो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं, वो कंपाउंड जब मिलते हैं और मिल के एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनाते हैं, तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिर डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग अरेंजमेंट जो है वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी रखें और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी रखें। स्टूडेंट्स, अगर हम काउंटिंग को देखें, अगर हम लिखें डिजिट्स 1 2 3, तो ये एक हमारे पास अरेंजमेंट का पैटर्न है। अगर हम लिखें 3 2 1, तो ये दूसरा तरीका है। और अगर हम इस तरह लिखें 2 3 1, तो ये हमारे पास डिजिट्स को हमने एक नई तरतीब दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिजिट्स की हमने तरतीब चेंज की है, तो अरेंजमेंट चेंज की है बेसिकली, इसकी वजह से हमारे पास 3 किस्म के जो है वो कम्बिनेशन आ गए। तो इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब मालिक्यूल जो हैं वो उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, तो एज अ रिज़ल्ट फिर उनके पास कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और वैरायटी ज़्यादा हो जाती है या उनकी टाइप्स ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो मालिक्यूल्स हैं उनको हम अरेंज किस बुनियाद पे करते हैं या उनको कैटेगरीज में डिवाइड किन बुनियाद पे करते हैं। तो नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ मालिक्यूलर वेट। अगर हम मालिक्यूलर वेट की बात करें तो दो कैटेगरीज हमारे पास मालिक्यूल्स की बनती हैं। एक है माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी ऐसे मालिक्यूल्स जिनका मालिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। इसकी एग्जांपल हैं वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ये वो हमारे पास मालिक्यूल्स हैं जिनका मालिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसलिए हम इनको माइक्रो मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। दूसरी कैटेगरी है मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और मालिक्यूल का मतलब होता है मालिक्यूल। तो ऐसे मालिक्यूल जिनका हायर मालिक्यूलर वेट होता है उनको हम नाम देते हैं ये मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स। अच्छा, दूसरा जो हम डिवाइड करते हैं बायोमालिक्यूल्स को, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंस, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लिविंग वर्ल्ड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लिविंग वर्ड को हम दो कैटेगरीज में लिविंग वर्ड के अंदर हम मालिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और एब्सेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक है ऑर्गेनिक और दूसरी है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ऐसे मालिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, C6H12O6 और अमाइनो एसिड। दूसरी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स डू नॉट कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर। इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाए जाते। इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट्स, यानी ऐसे बायो एलिमेंट्स जो नेचर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड सल्फर आर मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट्स। ये ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। यहाँ पे सल्फर को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, लिखा है। इसका मतलब ये है कि सल्फ़र हर एक जो एलिमेंट्स है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सल्फ़र की क्वांटिटी ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के अंदर सल्फ़र की बहुत ट्रेस अमाउंट मौजूद होती है या बहुत कम मिकदार मौजूद होती है। इसी तरह हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि सल्फ़र बनाते हैं। उनके अंदर जो सल्फ़र की अमाउंट है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वैरी करता है ऑर्गेनिज़म टू ऑर्गेनिज़म जो सल्फ़र की क्वांटिटी है, कि किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और किसी के अंदर कम। तो इसलिए हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है ये अबंडेंटली जो मौजूद बायो एलिमेंट्स हैं ये उनमें से है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो ये ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद है। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली
बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स की 3 टाइप्स हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये बेसिकली अबंडेंटली पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ये बायो एलिमेंट्स जो हैं जब मिलते हैं तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेबल है, नेचुरली अकरिंग बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर नेचुरली कितने बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या क्वांटिटी है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सिंबल लिखा हुआ है, फिर एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर परसेंटेज लिखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले है ऑक्सीजन नंबर 1, नंबर 2 पे है कार्बन, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। सबसे पहले ऑक्सीजन है और इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 65%। फिर कार्बन है 18%, हाइड्रोजन की है 9.5%, नाइट्रोजन की है 3.3%, फास्फोरस की कैल्शियम की है 1.5%, फास्फोरस की है 1.0%, पोटाशियम 0.4% और सल्फ़र है 0.3%, यानी बहुत कम मिकदार में मौजूद है। सोडियम है 0.3% और क्लोरीन है 0.2%, मैग्नीशियम है 0.1%। तो अगर हम देखें तो फास्फोरस तक जो है ये काफ़ी नोटिसेबल अमाउंट है एलिमेंट्स की। तो ये तकरीबन ये 6 हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सॉरी 6 एलिमेंट्स बनते हैं, बायो एलिमेंट्स, जिनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। और ये 4 जो हैं हमारे पास ये बेसिकली वो हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा अमाउंट से कम है, यानी ट्रेस अमाउंट कह सकते हैं, यानी ये 0.01 से ज़्यादा हैं। तो ये तकरीबन 96.3% तक टोटल मैस ऑफ जो है वो ह्यूमन बॉडी का बनता है इन बायो एलिमेंट्स का। ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं ये लेस देन 0.01% होते हैं, यानी जिनकी मिकदार 0.01% से भी कम होती है। इसमें है बोरान, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, सिलिकॉन, टिन, वेनेडियम एंड जिंक। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी 0.01 से कम पाए जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आखिरी स्लाइड है। ये बेसिकली हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ लेवल्स हैं जिनको हम देखेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पिक्टोरियल अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे पहले है एटॉमिक लेवल, यानी एटम्स हैं। फिर मॉलिक्यूलर लेवल, एटम से मिलकर डिफरेंट किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और फिर उसके बाद सेलुलर लेवल है, फिर टिशू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है और ऑर्गेनिज्म लेवल है। ये वो लेवल हैं जिनको हम कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इनके साथ इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं एटॉमिक लेवल पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और मॉलिक्यूलर लेवल पे वाटर, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये बाकी जो है इनको इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ आई हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो ये लेक्चर, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो दबाएं और इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।